हेलो डियर एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम लेके आ गए अपनी न्यू वीडियो। इसे हम बात करने वाले हैं जो भी आपने क्वेरीज हमें गूगल फॉर्म के थ्रू पूछी थी, आज हम उनको आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है कि अगर कहीं कोई मिस्टेक वगैरह होगी हो आपके क्वेश्चंस को अपलोड करते हुए तो प्लीज़ उसके लिए आप माफ़ी आपसे। बट हमने काफ़ी अटेंशन दे के इसको बनाया है, तो होपफुली कोई मिस्टेक नहीं होगी। और जितनी भी क्वेरीज हैं उनके आपको अच्छे से आंसर सुनने हैं। आपको लगता है कि ये आपकी क्वेरी नहीं है, किसी और की क्वेरी है, मैं क्यों सुनूं। बट ये क्वेरीज आपको कभी भी आ सकती हैं। आज नहीं आएंगी, हो सकता है कल आए, परसों आए, जब कोई कुछ और महीनों के बाद आए, तो इनको अच्छे से आपको सुनना है। और जितनी भी क्वेरीज हमें आई थी उनमें से सिर्फ 2 क्वेरीज को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी सब क्वेरीज को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। क्योंकि इन 2 में से एक क्वेरी तो मेरी अपनी ही थी, उसमें बस मैं ये चेक कर रहा था कि गूगल फॉर्म अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। और जो सेकंड क्वेरी थी उसमें कोई क्वेश्चन नहीं था उसके अंदर। तो फर्स्ट क्वेरी है अभिजीत कुमार दास की। अभिजीत जी कह रहे हैं कि जोलॉजी का प्रेपरेशन स्टार्ट कैसे करूं और कौन सी सोर्स अच्छी होगी और कौन सा टॉपिक पहले करूं। तो मैं प्रेपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है और जो सोर्सेज की बात की है उसके बारे में इनको इन्फॉर्म कर देता हूं। देखिए, जिसका भी क्वेश्चन है वो उसका सेम ही आंसर है, ऐसा नहीं कि कोई और पूछेगा तो मैं अलग आंसर दूंगा, सेम ही आंसर है। तो फर्स्टली आपको एनसीईआरटीज करनी है, ठीक है अभिजीत जी। और अब कौन सी एनसीईआरटीज करनी है, तो आपको 11th और 12th की बायो की एनसीईआरटीज पढ़नी है आपको, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटीज मुझे पढ़ने की जरूरत है तो आप डायरेक्टली भी आगे नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हैं। तो आपकी जो ग्रेजुएशन की बुक्स हैं इनको आपको पढ़ना है। तो मैंने फिलहाल किसी का नाम नहीं बोला, किसी बुक का, बट आप मेरी ना एक वीडियो है इसमें पड़ी इसी यूट्यूब चैनल पर ना, बुक लिस्ट करके, उसको आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और थर्डली आपको नोट्स देखने हैं। तो अभी जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसके ऊपर नोट्स अपलोडेड हैं। 2 तरह के नोट्स हैं, एक तो अनुराग सर के नोट्स हैं, ठीक है, और जो सेकंड नोट्स हैं वो काजल मैम के नोट्स हैं, काजल जावला मैम। तो इन दोनों के नोट्स वहाँ डाले हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो अनुराग मिश्रा सर के नोट्स हैं इनको आप प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है। करीब 500 पेजेस होंगे, तो 250 पेजेस की 2 कॉपीज बन जाएंगी, एक पेपर ए की और पेपर बी की। बाकी काजल मैम के नोट्स इनको भी आप रेफर कर सकते हैं, इनको सॉफ्ट कॉपी की तरह रेफर कर सकते हैं, फोन में खोल के, लैपटॉप में खोल के आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रिंट करवानी है करवा लीजिए, आपकी चॉइस है। बट अनुराग मिश्रा सर की आप डेफिनेटली प्रिंट करवा लीजिए। और फोर्थली ये जो आपके सोर्सेज हैं उसे मैं कहूँगा करंट अफेयर्स, है ना। इसमें आपका न्यूज़पेपर हो गया, डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे तो डेफिनेटली आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और उसके अलावा जो आप मंथली कंपाइलेशन आप पढ़ते होंगे, मंथली, है ना, करंट अफेयर आता होगा ना, जो कोई इंसाइट्स की मैगजीन पढ़ता है, कोई विजन की पढ़ता है, कोई भी पढ़िए, मैं कोई किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, कोई भी एक पढ़िए और इसी को परमानेंट रख लीजिए। तो इसमें आपको ये देखना है कि स्पीशीज इन न्यूज जो चल रही हैं, जैसे कि पीछे दिनों में लेपर्ड जो था वो काफ़ी न्यूज़ में था, आपको ये पता होगा, है ना। तो इनके बारे में पढ़ते रहिए। इनकी देखो प्रोजेक्ट लेपर्ड है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो जोलॉजी में के सिलेबस में ऐसा चीज़ें मैंशनड नहीं है, लेकिन कभी भी आ सकती हैं। प्लस ये चीज़ें जीएस में भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी ये ऑप्शन में रेलिवेंट है, तो इनको आप देखते हुए चलिए। तो ये प्रेपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, तो पहले एनसीईआरटी स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन बुक्स पे आ जाइए। अगर ग्रेजुएशन की बुक्स आपने कर ली है तो फिर आप नोट्स पे आ जाइए। और जैसे ही आप नोट्स पे आते हैं ना, तो उसके बाद आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर देना, ठीक है सर। ये आंसर राइटिंग आप हमारे ग्रुप में कर सकते हैं, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो लिंक खुलता नहीं है, क्योंकि वो टेलीग्राम का ना प्राइवेसी ऐसी है, तो वो खुलता नहीं है। इस लिंक को आपको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करके आप अपने टेलीग्राम ऐप खोल के वहाँ पेस्ट करना लिंक को, तो फिर वो चल पड़ेगा, ठीक है। और कौन सा टॉपिक पहले करूँ, देखिए ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें कोई बार नहीं है, बट स्टिल आप पेपर बी से पहले स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट यूनिट है सेल बायो, तो बेसिक तो यही है बायोलॉजी का, जोलॉजी का, यही बेसिक है। उसके बाद आप पेपर बी कंप्लीट कर लीजिए, फिर पेपर ए करना आप। पेपर ए में कोर जोलॉजी आती है, ठीक है। कोर जोलॉजी मतलब जो एक्चुअल में जोलॉजी है, जैसे कोडेटा, नॉन कोडेटा, ये सब इसी के अंदर आता है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर देन विधि यादव, I have done my graduation in zoology from Miranda House. Okay, good. In 2018, thereafter I have done my masters from JNU, then worked from 1.3 years for acha. And then started preparation in March 2022. I have given prelims this year. Good. Have read zoology once पिछले साल.
सो व्हाट शुड बी माई स्ट्रेटजी फॉर मेंस दिस ईयर। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अभी आप अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आप पूछेंगे कितने कितने सालों के, तो मैं कहूँगा 10 ईयर्स के, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स के। और इसकी PDF भी आपको कंपाइल्ड आपको मिल जाएगी, जो टेलीग्राम चैनल है ना हमारा, तो उसी के अंदर मैंने पिंड मैसेज में डाली हुई है। आप पिंड मैसेज को चेक करना, उसी में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो PYQs को देख के उनको आप देखना कि कहाँ पे आपको लगता है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है या आपसे बन नहीं रहा, और या फिर आप जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं पढ़ने वाले उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और सेकेंडली मैं आपको कहूँगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, इसको आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। हमारा जूडो प्रोग्राम अभी चल भी रहा है, ज़ूलॉजी ऑप्शनल डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है इस साल। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए, अपने आंसर्स को आप अपलोड कीजिए, वी विल इवेल्युएट इट, ठीक है। हम आपको वैल्यूएशन करके बता देंगे कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, अगर कोई कर रहे हैं तो, और इसमें कहाँ कैसे इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और सोल्यूशंस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई मिस्टेक है तो उसका सोल्यूशन क्या है, मिस्टेक्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हम। तो ये चीज़ आप इसी स्ट्रेटजी पे आप काम करिए। सॉरी, मेनली PYQs पे फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 10 सालों के, इनकी PDF कंपाइलेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तनुश्री तालुकदार, want to see sample model answer, then want to give mock, then want mentor for evaluation or guidance। तो आई थिंक ये तनुश्री जी, ये आपने जूडा प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ये क्वेरी डाली हुई है, तो अभी तो आप अच्छे आंसर्स लिख रही हैं, तो कीप राइटिंग। सैम्पल मॉडल आंसर्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, उसी के आप पिंड मैसेज आप चेक करना, जो पिन की होते हैं ना, तो उसी में एक कैंडिडेट है सुचित्र शर्मा सर, है ना, ये जम्मू से सिलेक्ट हुए थे, मतलब जम्मू के रहने वाले हैं, और रिसेंटली IRS में इनका सिलेक्शन हुआ था, और इनकी आंसर कॉपीज हमें डाली हुई हैं, तो इनको आप सैम्पल मॉडल आंसर की तरह आप देख सकती हैं। और मॉक के लिए बता दूं, जूडो के बाद ना हमारे कुछ मॉक टेस्ट भी रखे हुए हैं, उसी शेड्यूल को आप अच्छे से चेक करना, जो मैंने अपलोड किया हुआ ना PDF, तो उसमें आपको मिल जाएगा, शेड्यूल मिल जाएगा आपको, इसको आप जरूर देना। एंड देन वॉट मेंटर फॉर वैल्यूएशन और गाइडेंस। हाँ, जो वैल्यूएशन तो चल ही रही है, आप आंसर्स को आप रोज़ के रोज़ अपलोड करते रहिए, आप रेगुलरिटी रखिए और कंसिस्टेंसी रखिए, तो विल प्रोवाइड आवर फीडबैक। फिर मोश्री चक्रवर्ती, आई होप कि आपका नाम मैंने सही से प्रोनाउंस किया है। तो ये क्वेरी देखते हैं, व्हाट इज सोर्स लिस्ट एंड स्ट्रेटजी फॉर प्रेपरेशन एज आई एम प्रिपेयरिंग विद ज़ूलॉजी ऑप्शनल फॉर द फर्स्ट टाइम, काइंडली हेल्प। देखिए, सोर्स की लिस्ट मैंने वैसे बता दी, जैसे NCERT वगैरह और सब चीज़ें हैं, तो आप ना बुक लिस्ट की वीडियो देख लेना। आप इसी चैनल के ऊपर मैंने बुक लिस्ट की वीडियो डाली हुई है, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना, आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी। और स्ट्रेटजी के लिए, देखिए स्ट्रेटजी के लिए मैं यही कहूँगा कि आप जो जूडो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैंने डेली टारगेट्स रखे हुए हैं, आप उनसे आप स्टडी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मेरे को जूडो नहीं ज्वाइन करना, मुझे खुद से तैयारी करनी है, तो जितना भी सिलेबस है ना, एंटायर सिलेबस को आप X नंबर ऑफ टारगेट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 100 नंबर ऑफ टारगेट्स में डिवाइड कर लिया आपने, ठीक है, तो इन टारगेट्स को आप 100 डेज में ही फिर कंप्लीट कीजिए। हर डे का एक टारगेट रख लीजिए और उसको आप कंप्लीट कीजिए, यही इसकी स्ट्रेटजी है। और उसके बाद जब ये एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता ना, तो उसके बाद आपको जो PYQs की आंसर राइटिंग करनी है, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो वो आंसर्स आप लिख के आप जो ग्रुप है ज़ूलॉजी डिस्कशन ग्रुप, तो उसमें अपलोड कर देना, हम उसकी इवैल्यूएशन कर देंगे, तो उस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। पल्लवी शर्मा, सर मुझे ज़ूलॉजी आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा आंसर लिखा नहीं आता और कुछ टॉपिक भी समझ नहीं आ रहा है ज़ूलॉजी ऑप्शनल का। तो फर्स्ट चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले ने पूछा कि गुड आंसर कैसे लिखना ना, है ना, अच्छा आंसर नहीं लिखना आता। और सेकेंडली जो है वो पूछा है अंडरस्टैंडिंग में कुछ दिक्कत आ रही है कुछ टॉपिक्स में, तो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। देखिए, गुड आंसर लिखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप उसकी प्रैक्टिस करिए,
आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। आपको पेन को उठाना पड़ेगा, अपने हाथ से खुद से आपको लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट राइटिंग। जब तक आप खुद से आंसर नहीं लिखेंगे ना, आपकी स्किल की डेवलप हो ही नहीं सकती, चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो। जब तक आप खुद से अपने हाथों से आंसर नहीं लिखेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि लिखना क्या है। तो अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जूडा प्रोग्राम अभी चल भी रहा है, तो इसको आप ज्वाइन कर लो। अगर आपको लगता है कि अभी नहीं करना, मुझे खुद से तैयारी करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो मैंने बता दिया आपको कि डेली टारगेट्स बना के, तो उसको आप PYQs की PDF भी आपको मिल जाएगी। इनकी आंसर राइटिंग आप लिखना स्टार्ट करिए, और जब वैल्यूएशन करनी हो तो आप डाल देना ग्रुप में, तो हम उसकी वैल्यूएशन भी कर देंगे। ये भी बता देंगे कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं आपकी, कहाँ आपको ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, वो सब बता देंगे आपको। अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है कुछ टॉपिक्स में, ठीक है। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो यूट्यूब है ना, वो काफ़ी हेल्पफुल है। यूट्यूब के ऊपर आप ना टॉपिक बेस्ड सर्च कीजिए, टॉपिक बेस्ड सर्च। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है टॉपिक बेस्ड सर्च? टॉपिक बेस्ड सर्च मतलब कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, मुझे टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, मैंने वहाँ पे ये सर्च में लिखा प्रोटीन सिंथेसिस और ओके किया, और वहाँ मुझे बहुत सारी क्लासेस मुझे मिल जाएंगी। वहाँ पे सॉरी 1 घंटे की, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। पर आपको सब क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं है, और इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने वैसे अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स में रियलाइज़ किया है कि एक और बहुत बढ़िया चीज़ है यूट्यूब के ऊपर। आप इसमें ऐसा लिखेंगे ना, प्रोटीन सिंथेसिस एनिमेशन, है ना, एनिमेशन करके ऐसे लिखना, तो आपको विद एनिमेशन आपको बताएंगे वो किसमें क्या हो रहा है अंदर, एक्चुअली में कैसे होता है। फिर वो ऐसे बताएंगे कि यहाँ पे mRNA है, या यहाँ पे राइबोसोम जुड़ गया, फिर लास्ट में यहाँ पे वो सीक्वेंस आ गया जो टर्मिनेट करता है, और वो अलग अलग हो गए, हर चीज़ बताते हैं वो। उस एनिमेशन का एक फ़ायदा ये है कि वो एनिमेशन ना हार्डली कितनी होती है, मैक्सिमम 10 मिनट्स की, 10 to 15 मिनट्स की। इसके आगे की इससे बड़ी एनिमेशन नहीं होती। तो 10-15 मिनट के अंदर वो बड़े से बड़ा टॉपिक को बड़े सिंप्लीफाई करके उसको बता देते हैं। तो अगर आपको चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है, आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप ज़रूर टॉपिक बेस्ड सर्च आप कीजिए, और इस तरह से आप प्रिपरेशन कीजिए। और नोट्स आपके पास है ही, ग्रुप में डाले हुए हैं, उनको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उत्तम जी, माई क्वेरी इज रिगार्डिंग टू कंसेप्चुअल क्वेश्चन, like every year there are around 5 to 7 questions are conceptual. If we know particular topic, then only we are able to solve it. Other than this, other questions are factual, which are repetition in nature. How to handle these concepts? Conceptual questions, for example, glycolysis is considered as metabolic hub. Okay. और many from physiology. जी, मैं समझ गया आपकी क्वेरी को। तो आपके कहने का मतलब है कि वो वाले क्वेश्चंस को हम टैकल कैसे करें जो ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं लिखी हुई, कि 90% जो क्वेश्चन हैं पिछले 10 साल में वो तो रिपीट ही हो रहे हैं, है ना। लेकिन जो बाकी के 10% क्वेश्चन है ना, इनको करना मुश्किल है, क्योंकि यूपीएससी ने इनको डिराइव्ड सिलेबस से निकाला हुआ है। तो यूपीएससी बीच में आपको पता है कि वो पैटर्न को थोड़ा चेंज करता रहता है। और एक तो क्वेश्चन वो ऐसे पकड़ डालता है जो थोड़े से ऊपर के लेवल के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सेल मेम्ब्रेन है, एक टॉपिक है आपकी सेल बायोलॉजी यूनिट है ना, सेल मेम्ब्रेन। तो उसमें अगर आप मतलब किसी भी एस्पिरेंट से पूछेंगे कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो वो बोलेगा यहाँ पे इसका मॉडल आ जाएगा, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। ये दिखता है कैसा है, जो कि स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, इसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन करता है कि इसके अंदर है क्या। या फिर इसका फंक्शन पूछ लेगा, और इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसके ऊपर। लेकिन यूपीएससी ने पिछले कुछ साल में एक क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये बताओ। स्ट्रक्चर पूछा ही नहीं, फंक्शन भी नहीं पूछे, एक्सट्रैक्शन पूछ लिया। तो ये वो 10% वाले क्वेश्चन में से आता है कि एक्सट्रैक्शन, ये तो था ही नहीं। तो जो आगे बुक्स है ना ग्रेजुएशन की, उनके अंदर ये चीज़ ऑलरेडी है, मेंशन्ड है, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे है नहीं। लेकिन अब स्कूल में स्कूल में तो वैसे भी नहीं पढ़ाते, ग्रेजुएशन में ये स्कूल का पार्ट ही नहीं है ना ये, तो ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ाते ये सब चीज़ें, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। मास्टर्स में अगर आप कहीं करेंगे तो उसमें जाके पढ़ाएंगे आपको कैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वैसे ग्रेजुएशन की बुक्स में चीज़ है ये, तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी इसके लिए, रीडिंग। तो अब आप बोलेंगे कि अगर हम इतना ही पढ़ेंगे फिर तो बहुत कुछ है रीड करने के लिए। मैं आपके ना इसमें कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो इसमें रीडिंग करने वाला पार्ट है ना ग्रेजुएशन बुक्स के अंदर, रीडिंग आपको सारी करनी है, सॉरी, रीडिंग आपको 100% करनी है। बट जब वो आंसर राइटिंग करनी है ना,
जो आंसर के अंदर आपको लिखना है उसमें 100% नहीं लिखना है, सारा का सारा पढ़ा हुआ नहीं लिखना उसके अंदर, ठीक है। ये जो रीडिंग वाला हिस्सा है ये इसलिए हमने 100% करना है ताकि अगर कुछ क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है जो बिल्कुल सिलेबस में मेंशनड नहीं है, थोड़ा सा डिराइव्ड कैटेगरी में आता है कि वो बिल्कुल सीधे सीधे मेंशनड नहीं है, तो उसको हम इस तरह से टैकल कर सकते हैं कि हमने रीडिंग की होगी, हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हाँ इसका कैसे आंसर कर सकते हैं। तो लेकिन जो हम आंसर ट्रेडिशनली राइट करते हैं उसको ज़्यादा डीप लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इस बात का ध्यान रखिए। जितने भी क्वेश्चन है ना, ये 10% वाले क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में जो आप करंट अफेयर्स कवर करते हैं ना, उनके थ्रू भी आपको थोड़ा ये नॉलेज मिलती रहती है। तो जो भी आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर के अंदर या फिर जो मंथली कंपाइलेशन पढ़ते हैं, तो उस पर आप नज़र रखिए, तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। अब जैसे मान लो कि टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ना, अब ये काफ़ी न्यूज़ में थी क्योंकि इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला रिसेंटली। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, क्यों नहीं आ सकता। अब जो कोविड है ना, कोविड-19 पीछे हुआ, तो अब कोई बोलेगा वायरस तो है नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन यूपीएससी पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा। जूलॉजी वाले नहीं पढ़ेंगे कोविड तो और कौन पढ़ेगा। और ये तो जीएस का पार्ट है कि नहीं, ऑप्शन वाले क्यों नहीं पढ़ेंगे इसको। हर चीज़ पर नज़र रखनी है। अमन कुमार, हाउ टू राइट ए गुड आंसर। आपके इस क्वेश्चन के ना 2 आंसर्स हैं। एक तो बहुत सिंपल वाला है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए खुद से, ठीक है। आपके अंदर जो है आपने अंदर से वो आने चाहिए कि मेरे को आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। और दूसरा है कि आप झूठा प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके डेली टारगेट्स ऑलरेडी सेट कर दिए होते हैं हमने, और बताया होता है कि ये वाले टारगेट से आपको ये वाले PYQs हम देंगे, उसके आंसर राइटिंग कीजिए। उन आंसर्स को हम वैल्यूएट भी करते हैं, है ना, तो इनको आप देखिए। अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आंसर आपका अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। लोकेंद्र सिंह, प्लीज मेक वन सेपरेट ग्रुप ऑफ सीरियसली स्टूडेंट्स ऑफ जूलॉजी ऑप्शनल इन यूपीएससी एंड डेली प्रैक्टिस। देखो डेली प्रैक्टिस तो चल रही है, झूठा प्रोग्राम आप ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सबमिट कर रहे हैं आंसर, 10-15 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं वो जो रोज अपने आंसर सबमिट कर रहे हैं वो। और वन सेपरेट ग्रुप फॉर सीरियस स्टूडेंट्स, मैं ये मान के चल रहा हूँ जो ग्रुप है वो ऑलरेडी सीरियस स्टूडेंट्स का ही है। तो कोई नॉन सीरियस अगर है भी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप सीरियस हो जाओ, नॉन सीरियस बिल्कुल नहीं होना है, ये एग्जाम ही नहीं है नॉन सीरियस होने वाला। तो बाकी आपने ग्रुप की बात की है, तो अगर वैसे फिलहाल तो जरूरत लगती नहीं कि कुछ सेपरेट कुछ करने की जरूरत है, बट स्टिल मे बी इन फ्यूचर वी कैन सी समथिंग। बट फिलहाल तो यही अलग ग्रुप है जो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारे इसमें जो एस्पिरेंट्स हैं वो सारे सीरियसली ही तैयारी कर रहे हैं। प्रज्ञा स्वरूप प्रधान, नीट टॉपर्स आंसर कॉपी। तो जो प्रज्ञा जी, टेलीग्राम का जो चैनल है ना हमारा, उसको जो पिंड वाले मैसेज होते हैं उसके पिंड वाले मैसेज उनको आप चेक करना, आपको ये मिल जाएंगी। और ये जो टेलीग्राम चैनल में बार बार बोल रहा हूँ ना, इसका जो लिंक है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नीचे, ठीक है। उसको वहां से कॉपी करके आप टेलीग्राम में पेस्ट करना, वहां सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ये चैनल आपको मिल जाएगा। अगर आप उस चैनल में नहीं है तो मिल जाएगा आपको। अगर फिर भी ना मिले आपको आंसर्स कॉपी तो आप मैसेज कर देना ग्रुप में, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। गुलजार जी, हाउ वी चूज ऑप्शन सिलेक्ट। भैया ना बहुत बेसिक क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि ऑप्शन को चूज़ कैसे करना है। देखिए गुलजार जी, इसमें ना कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं उनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको उसमें, ये वैसे ऑप्शनल पॉइंट है बट फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। बैकग्राउंड मतलब आपकी फैमिलियरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा हुआ है कहीं पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जूलॉजी है, जूलॉजी मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है। और बॉटनी है, बॉटनी मैंने पढ़ी हुई है। और मैथमेटिक्स है, वो भी मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी है, लेकिन एंथ्रो मैंने नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है, एंथ्रो नहीं पढ़ी है। PSIR है, तो PSR भी मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए। बैकग्राउंड मतलब कि आपने उस सब्जेक्ट को पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ ना कुछ जगह अप्लाई नहीं होती। जैसे बीटेक वाले होते हैं वो सोशोलॉजी ले लेते हैं, साइकोलॉजी ले लेते हैं, तो ये सब्जेक्ट ले लेते हैं, उनका बैकग्राउंड नहीं होता फिर भी ले लेते हैं वो। तो जरूरी नहीं है बैकग्राउंड वाला पॉइंट जो वो इतना कंपलसरी नहीं है, जो आगे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़्यादा कंपलसरी है। सेकंड पॉइंट आपका इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं बोलूँ कि यार मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, मैंने देखा मैथ्स वाले के 350+ मार्क्स आए थे, मैं यही वाला ऑप्शन ले लेता हूँ,
तो क्या मैं उसे अच्छा स्कोर करूँगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मुझे मैथ पसंद ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पसंद है, मुझे कोई तो दुश्मनी है मेरी मैथ से, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बट ये है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है यार बड़ा क्लमजी सा होता है, मेरे को नहीं पढ़ना। तो इंटरेस्ट मेरा किस में है? लाइफ साइंसेज में है। तो लाइफ साइंस में क्या क्या आता है? जूलॉजी आती है, बॉटनी आती है ना। तो मैं ये वाले सेट चूज करता हूँ। आपको हो सकता है कि कुछ और सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको अच्छे लगते हो, उन सब की ना लिस्ट बना लो। जैसे 4-5 सब्जेक्ट हैं, उनकी लिस्ट बना लो कि मुझे इनमें से कुछ चूज करना है, ठीक है। फिर आप देखिए कि क्या इसमें बैकग्राउंड है। अगर बैकग्राउंड है तो उस ऑप्शन को लिया जा सकता है, तो आपको हेल्प करेगा। फिर देखिए कि क्या इंटरेस्ट है उसमें। अगर इंटरेस्ट है तो तभी आप उस सब्जेक्ट को आप इतनी देर तक आप पढ़ पाएंगे। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ये तो बिल्कुल ही मत मान के चलिए कि आके मतलब मैं मैथ्स ले लूंगा तो 350 मार्क्स आ जाएंगे, या कोई इस बाजारू ट्रेंड पे जो मार्केट वाला ट्रेंड है ना, इसके ऊपर मत जाइए। आपकी खुद की प्रेपरेशन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। कुछ लोग कहते थे जूलॉजी में कभी भी हाई रैंक नहीं आ सकता। अब इस साल आया 4 रैंक आया, रैंक 4 आया, रैंक 11 आया, रैंक 28 या 38 ऐसा कुछ है। उनका ऑप्शन भी जूलॉजी है। 700 प्लस रैंक है, कुछ 765 की ऐसा कुछ रैंक है, उनका भी जूलॉजी ऑप्शन है। अरे ये सब आपकी प्रेपरेशन पे डिपेंड करता है, आप प्रेपरेशन कैसे कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें, ठीक है। थर्ड चीज आप देखिए स्टडी मटेरियल, ठीक है। स्टडी मटेरियल मतलब कौन सा स्टडी मटेरियल? सबसे पहले तो बुक्स, ये आपके पास होनी चाहिए, और जो नोट्स ये भी आपके पास होने चाहिए। पास होने का मतलब मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए, जरूरी नहीं आपके पास आपके बुक शेल्फ पे रखी हो, मतलब खरीद सको आप बेसिकली, इनकी एक्सेसिबिलिटी हो, इनकी बुक्स मिल जाती हो, नोट्स मिल जाते हो। अब मान लो मैंने कोई लिटरेचर का सब्जेक्ट पकड़ लिया, उसका मुझे स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूंगा उसको रख के, है ना, कुछ फायदा नहीं है ना। तो और साथ में लिटरेचर मेरे जो सब्जेक्ट होते हैं वो पर्टिकुलरली मेरे इंटरेस्ट को सूट नहीं करते। मुझे डिसाइड करना है, अगर मैं एस्पिरेंट हूँ तो मुझे चीज़ डिसाइड करनी है कि मुझे क्या चीज़ सूट करती है, क्या चीज़ सूट नहीं करती है ना। और फोर्थ मैं आपको कहूँगा कि देखो बैकग्राउंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, उसके बाद मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि भी 2 सब्जेक्ट रह गए, जैसे मान लो कि जूलॉजी है और एक बॉटनी है, आपको समझ नहीं आ रहा कि जूलॉजी लूँ बॉटनी लूँ, दोनों में बैकग्राउंड तो है, इसमें भी है, इसमें भी है, इंटरेस्ट इसमें भी है, इसमें भी है, और स्टडी मटेरियल मेरे पास जूलॉजी का भी है, बॉटनी का भी है। तो अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है, अगर वो ऐसा सोचता है, तो फिर आप क्या करो, फिर आप PYQs देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है यार जूलॉजी वाले मेरे तो अच्छे सॉल्व करवा रहा हूँ, बॉटनी में मेरा थोड़ा कम इंटरेस्ट है, और या फिर बॉटनी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जूलॉजी में कम इंटरेस्ट है, उस तरह से आप इस चीज़ को डिसाइड कीजिए। और सिमिलरली सिर्फ जूलॉजी बॉटनी के लिए नहीं, बाकी और जो PYQs हैं, जैसे PSIR है, आपको लगता है मुझे PSIR लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो PYQs एनालाइज कीजिए, उसके PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसको एनालाइज कीजिए। या एंथ्रो लेना चाहिए मेरे को, एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसको इसी तरह डिसाइड करो PYQs की बेसिस के ऊपर। और सबसे और भी एक और चीज़ मैटर करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है PYQs। अगर आप PYQ सॉल्व कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और फिफ्थ ऑप्शन आ गया इसका, फिफ्थ जो पॉइंट है वो है गाइडेंस। उसकी गाइडेंस अवेलेबल होनी चाहिए। मैं जिस सब्जेक्ट को रखी क्या करूँ जिसमें गाइडेंस ही अवेलेबल नहीं है, मुझे पता ही नहीं करना क्या है इसके अंदर, मुझे को बताने वाला भी तो होना चाहिए ना, इसके अंदर क्या लिखना है, कैसे इंप्रूव करूँ, क्या इसमें क्या मिस्टेक होगी, वो बताने वाला भी तो होना चाहिए ना। मान लो आपने सब्जेक्ट ऐसा रख ही लिया है जिसमें गाइडेंस अवेलेबल है ही नहीं, तो क्या करना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए और वहाँ उस डिपार्टमेंट में जाके पता करना चाहिए कि कौन मुझे गाइड कर सकता है। अपने रास्ते ढूंढने पड़ेंगे आपको, है ना। तो इस तरह से आप चूज कीजिए अपना ऑप्शन सब्जेक्ट, ठीक है। चंद्रिका प्रदीप कदम, इनका क्वेश्चन है, इट इज ए वास्ट सब्जेक्ट डेफिनेटली सॉरी, सो आई एम कंफ्यूज्ड हाउ टू कवर ऑल द थिंग्स बिफोर प्रीलिम्स एंड फ्रॉम विच सोर्सेज। प्रीलिम्स, अच्छा 2024 वाला प्रीलिम्स ना, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स, बहुत टाइम है, डोंट वरी। अभी हमारा झूठा प्रोग्राम चल रहा है, ये खत्म होगा अगस्त में, और फिर उसका मेंस आएगा सितंबर 15 से, सितंबर की एंडिंग तक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन तक ये चलेगा, ऑप्शन की तैयारी चलेगी। तो 2 महीने तो यही हो गए, अगस्त सितंबर, ठीक है, और 4 महीने, 6 महीने तो भी हैं अभी। आप ऑप्शन को तैयारी करो, आप कोई नहीं, बहुत टाइम है। कितना वास्ट है, डोंट वरी, इतना भी वास्ट नहीं, 6 महीने में कवर ना हो जाएगा।
एंड फ्रॉम विच सोर्सेज। मैंने बता दिया मिस चंद्रिका, आप प्लीज़ आप इस वीडियो को ना थोड़ा स्टार्टिंग से प्ले करना। जो फर्स्ट क्वेरी है आई थिंक वो इसी के ऊपर है, तो प्लीज़ आप इसको आप देख लीजिएगा। मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन कौन से सोर्सेज आप रेफर कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आपको नहीं भी समझ आता तो आप बुक लिस्ट जो है उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो इसको आप देख लेना प्लीज़। उमर राशिद खान, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट नोट्स। सर जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना उसको आप ज्वाइन कर लेना, और उसमें जो पिन्ड मैसेज हैं, जो पिन के हुए मैसेज, उनको आप चेक करना। अगर फिर भी आपको ना मिले तो आप मैसेज कर देना, वी विल सेंड यू लिंक। ठीक है सर। स्मृति जी, प्लीज प्रोवाइड स्ट्रेटजी एंड सोर्सेज फॉर जोलॉजी ऑप्शन। स्मृति जी, मैं इन क्वेश्चन का आंसर कर चुका हूँ, मैंने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में आंसर किया हुआ है, तो प्लीज आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके आप देखना। स्ट्रेटजी भी बता चुका हूँ और सोर्सेज ये भी दोनों बता चुका हूँ मैं। तो आगे काव्या जी, इज कोचिंग इंपॉर्टेंट फॉर जोलॉजी ऑप्शन। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या कोचिंग इंपॉर्टेंट है जोलॉजी ऑप्शन के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप जोलॉजी ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 11th 12th और ग्रेजुएशन बीएससी या बीएससी ऑनर्स कुछ भी सकता है ना, इसमें आपने जोलॉजी पढ़ी होगी। अगर आपने मान लो कि ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी तो मान के चलो कम से कम आपने 11th और 12th में तो जोलॉजी पढ़ी ही होगी। बायोलॉजी में वहाँ पर तो ऐसे अलग सब्जेक्ट नहीं होता, बट आपने पढ़ी होगी बायोलॉजी। तो 2 साल तो ये हो गए, ठीक है, 11th और 12th। और बीएससी आपने 3 से 4 साल की बीएससी होती है, तो 4 साल पकड़ लेते हैं, 4 और 2 6 साल। 6 साल आपने जोलॉजी पढ़ी हुई है, तो ये कम टाइम है कि आपने बहुत तैयारी कर लिया जोलॉजी की। चिंता मत करो, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप डाउटफुल हो कि नहीं मेरे को टॉपिक्स भूल चुके हैं, या फिर बहुत टाइम पड़ गया बीच में, मैं जीएस पढ़ रहा था या पढ़ रही थी और मुझे भूल गई जोलॉजी, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उनको एक बार देख लेना पिछले 10 सालों के। अगर आपको लगता है कि ये आपसे बन रहे हैं, अभी ये आंसर्स आपसे लिखे जाएंगे, आपको अभी भी ये चीजें याद हैं, तो फिर आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। फिर आप सिर्फ रीडिंग कीजिए, अपनी तरफ से रीडिंग कीजिए और प्रिपरेशन करते रहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, तो ये चीजें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कोचिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे काफी कुछ भूल चुका है, जोलॉजी मुझे जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट जीरो से, तो फिर आप कोचिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं। कैन यू प्रिपेयर थ्रू पीवाईक्यूज? यस यस, बिल्कुल। आई हैव कंफ्यूजन वेदर नोट्स आई हैड रिटन अप टू मार्क। आप उनको ग्रुप में अपलोड करना और आप उसमें लिखना कि प्लीज इसको चेक कर दीजिए, तो आई विल टेल यू, ठीक है। और प्लीज प्रोवाइड सम नोट्स। तो मैं बता दिया आपको, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जो इसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस लिंक को कॉपी करके आप अपनी टेलीग्राम ऐप पे सर्च करना। देखिए इंस्टाग्राम नहीं कह रहा मैं टेलीग्राम कह रहा हूँ। मुझे कि एक एस्पिरेंट कह रहे थे कि इंस्टाग्राम पे तो आप हो ही नहीं, मैंने कहा मैं इंस्टाग्राम नहीं बोला, मैंने टेलीग्राम बोला मैंने। तो प्लीज इसको आप वहाँ जाके सर्च करना, आपको मिल जाएगी, और ग्रुप ज्वाइन करके आपको सब कुछ मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। इफ पॉसिबल इफ वी हैड एन इंटरेक्शन विद रैंक 4 अबाउट जोलॉजी ऑप्शनल। जी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जोलॉजी के टॉपर्स हैं उनसे बात हो पाए, बट वो नहीं हो पाई। लास्ट टाइम हमने जो सुचित्र सर थे तो उनसे हमने बात की थी, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रैंक 4 है इनसे भी बात हो पाए, रैंक 11 है, उसके अलावा आई थिंक रैंक 28 है। कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही अगर कुछ उनसे कुछ इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो वी विल इन्फॉर्म यू। श्री समर्थ गजानन पाटिल, सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, वेलकम सर। आई हैव completed 40 to 50 different syllabus from standard books and YouTube videos, very good, but could not able to write answers properly, how can I improve in that? तो पाटिल सर आप जूडो प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, अभी चल रहा है, अभी टेलीग्राम पर ना अभी चल रहा है ये, तो हम डेली के टारगेट्स देते हैं। ये आपको मैक्सिमम आपका, अगर आप सिर्फ आंसर राइटिंग करेंगे तो मैक्सिमम आपका 1 से 2 घंटा जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा आपका, 1 to 2 आवर्स ओनली पर डे। अगर आप डेली टारगेट्स को आप रीडिंग भी करेंगे तो आपका मैक्सिमम 4 to 6 आवर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इससे आपकी आंसर राइटिंग काफ़ी इंप्रूव होगी। वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव, आपने स्टैंडर्ड बुक से और यूट्यूब की वीडियो से 40 to 50 मिनट्स ले बताने ऑलरेडी कवर कर लिया, वेरी गुड। While reading from standard books, there is excessive information of the topic. I think that UPSC does not ask them that much in detail. So how to know what to omit from the standard books?
द प्रॉब्लम कम्स वाइल रीडिंग जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। बिल्कुल सर, ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो सर कह रहे हैं कि जेनेटिक्स, सेल बायो और डेल बायो ये पढ़ने में ना, जो बुक्स अगर आप पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। मैं तो कहूँगा कि टू मच डिटेल दी हुई है, टू मच डिटेल। इतनी ज़्यादा डिटेल है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखना है क्या छोड़ना है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप आंसर राइटिंग जो है ना उसको प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिए। वी विल टेल यू, ठीक है सर। हम उसे वैल्यूएशन करेंगे और उसमें बता देंगे आपको क्या चीज़ आपको छोड़नी चाहिए, क्या चीज़ आपको लिखनी चाहिए। तो वी विल टेल यू। अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, आपको नहीं करना है ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपको हमारे साथ नहीं करनी, तो आप अलग से भी आप कर सकते हैं। आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं ना, उनको आप कह सकते हैं कि मेरी आंसर कॉपी चेक कर दो, तो उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है सर। हाँ, तो कितनी डिटेल लिखनी चाहिए वो वैसे तो बता देंगे, आपको पता चल ही जाता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा उसमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप ज़्यादा कुछ लिख पाओ, ना ही वर्ड लिमिट होती इतनी, तो बिल्कुल कट टू कट लिखना है। अगर कोई 15 मार्क्स का 25 मार्क्स का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप थोड़ी सी डिटेल आप लिख सकते हैं। बाकी अदरवाइज तो बी कट टू कट, बिल्कुल जितना पूछा गया उतना लिख दीजिए बस, और डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, दैट्स इट। Is it okay to rely upon Anurag sir and Kajal ma'am notes over standard books from author cause they are like MSc level? नहीं, वो MSc लेवल नहीं है, वो ऑनर्स लेवल है बेसिकली। अगर आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन देखेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो ये ऑप्शनल का लेवल है वो बीएससी से ऊपर है बट एमएससी से नीचे है, तो ये ऑनर्स का लेवल होता है। बीएससी ऑनर्स होती है उसका लेवल होता है, बीच का लेवल है ये, ना ये बीएससी का ना ये एमएससी का। तो इज इट ओके टू रिलाई ऑन अनुराग मिश्रा सर नोट्स एंड काजल, तो डेफिनेटली आप इन पे रिलाई कर सकते हैं। तो काजल चावला मैम के नोट्स में मैं इसलिए बार बार नहीं कहता क्योंकि काजल मैम के नोट्स में ना थोड़े 1-2 यूनिट्स मिसिंग है। अनुराग मिश्रा सर के नोट्स में भी कुछ चीजें मिसिंग है, कुछ टॉपिक्स मिसिंग है, बट उसमें मेजरली लगभग हर चीज कवर की गई है। कुछ टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको उसमें स्पेस दी गई है, तो उसको आप वहाँ लिख सकते हैं, बना सकते हैं नोट्स वगैरह जो भी आपको लिखने। तो अनुराग सर के नोट्स को तो आप प्रिंट करवा लीजिए। बाकी काजल जाला मैम के नोट्स हैं उनको आप जो पीडीएफ है ना उसको फोन में देख के या लैपटॉप में देख के आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है सर। डॉक्टर वंदना पांडा, आई वॉन्टेड टू हैव हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंट पीयर ग्रुप टू हैव ए हेल्थी कंपटीशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई नीड ए मेंटोर टू हैव रिमार्क्स एंड करेक्शंस इन माय आंसर पेपर टू इंप्रूव माय राइटिंग स्किल। तो मैम मैं आपको बता देता हूँ डॉक्टर वंदना जी कि जो हमारा ग्रुप है ना उसमें काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जो हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड भी हैं और कंसिस्टेंट भी हैं। आप देख रहे होंगे अगर आप उस ग्रुप में होंगे तो वो रोज़ ही आंसर्स अपलोड करते हैं वो एस्पिरेंट्स। तो अगर आप चाहते हैं कुछ सेपरेटली कुछ उनसे उनके साथ आपको बात करनी है तो उनसे आप कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज करके उनकी परमिशन के साथ कर सकते हैं आप। और हेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं बनता उससे, बिल्कुल मैं आई एग्री। ग्रुप स्टडी से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और रिमार्क्स करेक्शन और ये अच्छा इवैल्यूएशन के लिए आपने कहा है, तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए और आंसर्स आप लिख के ना वो ग्रुप में आप डालते रहिए। हम उसमें हर रोज़ ही इवैल्यूएशन करते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो हम आपको बता देंगे कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप और कहाँ पे। आप डॉक्टर की पीएचडी तो नहीं की, अगर आपने पीएचडी वाले हैं तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों की, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप बीबीएस साइड से हैं तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि आपका लिंक वो जो है ना जोलॉजी जो है टिपिकल जोलॉजी और जो एमबीबीएस में बहुत फर्क होता है, तो हाँ उसमें से डिफरेंस आ जाता है। तो मिस्टेक्स हम बता देंगे आपको और उसमें करेक्शन कैसे करनी है वो भी हम आपको बता देंगे। तो प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप। Shirish Pratap, how many pages question have to write according to mark? How many pages are question? क्वेश्चन तो उसमें लिखा रहता है ना, क्वेश्चन तो फिक्स है। जैसे उसमें ना टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसमें ना इस तरह से डिवीजन होती है, ये होता है सेक्शन ए, ये होता है सेक्शन बी, ठीक है। अब पेपर में लिखा रहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर कंपलसरी, ठीक है, 1 एंड 5 आर कंपलसरी, मतलब 2 क्वेश्चंस, ठीक है, दीज आर कंपलसरी। और जो बाकी जो क्वेश्चन बचे ना 6 क्वेश्चन 2 3 4 एंड 6 7 8, इसमें से आपको टोटल 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब आप सेक्शन ए में से 2 कीजिए या सेक्शन बी में से 1 कीजिए, या फिर आप सेक्शन ए में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए या फिर सेक्शन बी में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो 3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 2 ऊपर से 1 नीचे से, या फिर 1 ऊपर से 2 नीचे से, इस तरह से कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए
और 2 क्वेश्चन ये हो गए, है ना। तो टोटल ये इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो इसमें लिखा रहता है, इंस्ट्रक्शन दी होती है, इसमें तो कोई वो नहीं है। इसमें चॉइस होती है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये वाले, ये 2-1 कॉम्बिनेशन और 1-2 कॉम्बिनेशन इसमें बनना होता है, इसमें चॉइस होती है, इंटरनल चॉइस होती है इसके अंदर, बट इसमें नहीं होती। जो कंपल्सरी क्वेश्चन है इसके अंदर इंटरनल चॉइस नहीं होती। तो हाउ मेनी पेजेस लिखने हैं, तो पेजेस के लिए जो वर्ड लिमिट आई थिंक कह रहे हैं कि वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्क्स, है ना, कि कितने मार्क्स में कितने पेजेस या कितने वर्ड आपको लिखने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं ना इसमें, तो मैं सबके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इतने तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं। देखो आप बोलोगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो हमने देखा नहीं रिसेंटली कभी, तो जो पुराना पैटर्न था ना उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो मैं चांस नहीं ले रहा, आपको बता देता हूँ कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 90 वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। और जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें लिखने होते हैं आपको 120 वर्ड्स, ठीक है। और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं 150 वर्ड्स, ठीक है। 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको लिखने होते हैं 250 वर्ड्स। और जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको लिखने होते हैं 350 वर्ड्स। अगर आप 300 टू 350 भी लिख देंगे तो दैट इज ओके, ठीक है। इन सब में आपको डायग्राम जो है वो भी बनानी है। तो विद डायग्राम, अगर डायग्राम नहीं है, कोई क्वेश्चन होता है जिसमें डायग्राम नहीं होती, तो उसमें आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा, वैसे तो जोलॉजी में ऐसा क्वेश्चन बड़े रेयरली है कि डायग्राम नहीं हो तो फ्लो चार्ट भी ना हो उसके अंदर, दोनों से कुछ एक चीज़ होगी उसमें। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे, जैसे अब क्वेश्चन आ गया बायोस्टैटिक्स का, उसमें डायग्राम भी नहीं बनती और फ्लो चार्ट भी नहीं बनता, तो उस केस में आप उसको स्किप कर सकते हैं। बाकी आपको डायग्राम फ्लो चार्ट भी बनाना है इसके साथ, ठीक है सर। शुड आंसर बी रिटन इन पैराग्राफ और इन पॉइंट फॉर्मेट, पॉइंट वाइज में लिखना है कि पैराग्राफ लिखना है। वैसे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है। जैसे अब मान लो आपको जनरल फीचर्स पूछे हुए हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म की, आप बताओ कि जनरल फीचर्स ऑफ एस्कैरिस के बता दो, कि एस्कैरिस के जनरल फीचर एक्सप्लेन कर दो आप, तो उसको पॉइंट वाइज लिखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप उसको पैराग्राफ में लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर से इंप्रेस होगा, तो प्लीज डू नॉट डू दैट। लेकिन अगर इकोलॉजी का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन इकोलॉजी का क्वेश्चन है, या कोई और क्वेश्चन आ रहा है, बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, तो प्लीज उसको आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखिए। डिपेंड करता है, क्वेश्चन को देखिए पता चल जाता है। तो अगर आपको फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि पैराग्राफ में लिखूं या पॉइंट वाइज में लिखूं, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप आंसर राइटिंग कीजिए। आंसर राइटिंग करके आंसर्स को आप अपलोड कर देना ग्रुप पे, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, और हम उसको वैलिडेट कर देंगे। आप बता देंगे आपको कि पॉइंट वाइज लिखना है कि नहीं लिखना है, और पैराग्राफ में लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है सर। तो श्री शिव प्रकाश पांडे, इनका क्वेश्चन है कि आई एम बिगनर इन यूपीएससी, ठीक है। इन माई फैमिली देयर नो वन नो हाउ टू इनिशिएट और गाइड मी how to take first step to initiate this exam on myself. I go to Mukherjee Nagar, good, and get all the information, very good, regarding this, but still not satisfied. It's okay, कोई बात नहीं. I am here to get all detail about zoology syllabus and is everything should we have to cover for optional exam, क्योंकि बहुत से questions repeat होते हैं, that is why. अच्छा मैं समझ गया कि 90% क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, तो क्या बाकी जो 10% वो भी करना है? मतलब 90% क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो बाकी सिलेबस है वो भी कवर करना है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वो भी कवर करना है, क्योंकि यूपीएससी को ऐसे ना मिसनॉमर कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ऐसे बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। तो अनप्रेडिक्टेबल इसलिए बोलते हैं कि यू नेवर नो कि कभी 10% में क्वेश्चन टपक जाएगा, तो पूरा पढ़ना आपको, ठीक है। और आप सेटिस्फाइड नहीं, आप मुखर्जी नगर में गए थे, वेरी गुड, आप मुखर्जी नगर में खुद जाके आपने ढूंढा, तो ये अप्रोच रखनी है हमें। हर कोई एस्पिरेंट जो भी इस वक्त ये वीडियो को देख रहा है ना, देखिए प्रॉब्लम तो सबकी जिंदगी में है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एटीट्यूड है ना, उसको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। देखिए खुद ही मुखर्जी नगर गए, खुद ही गए अपने आप, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की निशानी है ये। तो कोई नहीं, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जो सिलेबस जोलॉजी सिलेबस की आपने कहा ना डिटेल में आपको चाहिए, तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में बनानी पड़ेगी। इस वीडियो को आई थिंक 1 आवर या 2 आवर लगेंगे इसको बनाने में। तो कोई नहीं, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, ठीक है शिव प्रकाश पांडे जी। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इसमें वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको मिल जाएगी वीडियो। फिर है मेघना कलिता जी, कैन वी ड्रॉ द डायग्राम्स विद कलर्ड पेंसिल्स, हाउ टू डील विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर वी नो ए वेरी लेस कंटेंट और दैट टॉपिक इज कम्प्लीटली अननोन।
तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कैन वी ड्रॉ डायग्राम्स विद कलर्ड पेंसिल्स। ठीक है, तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था और बड़े सारे स्टूडेंट्स को पहले लगता था कि रेड कलर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे लगता था पहले, बट रिसेंटली क्या हुआ कि जो सुचित्र शर्मा सर है ना, और एक और सर हैं जिनकी सिलेक्शन जूलॉजी ऑप्शन से हुई है, उनका नाम है प्रसाद शिंदे सर, वो IFS है ना। इन दोनों, इनका मैं इंटरव्यू सुना था और इनकी मैंने जो आंसर कॉपीज है वो देखी थी। सुचित्र सर है, इनकी मैंने आंसर कॉपीज देखी थी, और जो प्रसाद शिंदे सर है, इनकी मैंने इंटरव्यू सुना था, और दोनों ने यही बोला कि हमने कलर्ड पेंसिल्स का यूज़ किया था, है ना। तो कलर्ड पेंसिल का यूज़ किया हुआ, और काफ़ी जगह पे रेड का भी यूज़ किया हुआ है। पहले रेड को डिस्करेज करते थे, क्योंकि ऐसे मानते थे कि जो एग्जामिनर जो हमारी आंसर कॉपीज चेक करते हैं वो भी रेड पेन से ही चेक करते हैं। तो आप उसमें रेड पेन से डिस्क्रिप्शन मत लिखना। ठीक है, जो भी लेबलिंग होती है डायग्राम की या जो आंसर होता है वो रेड पेन से मत लिखना। ठीक है, बाकी डायग्राम आप मस्त आप बना सकते हैं कलर पेंसिल से, कोई भी आपको लगता है कि डायग्राम कोई भी कलर आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। कि रिसेंटली ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कलर यूज़ किए हैं और फिर भी उनकी सिलेक्शन हुई है, तो कोई इसमें वो दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, यू कैन ड्रॉ। हाउ टू डील विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर वी नो वेरी लेस कंटेंट। पहले तो उसकी बात करें जिसमें बहुत लेस कंटेंट पता है, तो जितना जितना कंटेंट पता है ना उतना लिख दो उसके अंदर। ठीक है, बाकी छोड़ दो, देन लीव इट। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन गलती से भी मत देना उसके अंदर। अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दोगे ना तो वो आपके लिए नेगेटिव एक पेनल्टी मार्क्स की तरह काम करेगा। हो सकता है कि मार्क्स थोड़े नेगेटिव चलेंगे, उसकी वजह से वो मार्क्स काट लें। तो कभी भी कोई भी फैक्ट को फॉल्सली रिप्रेजेंट मत कीजिए, भले ही आपका मेंस हो, आपका इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, तो फॉल्स चीज़ को कभी भी प्रमोट नहीं करना। बाकी आपका जो कंटेंट है जितना आपको आता है उतना आप लिखिए, तो दैट्स इट। ठीक है, और कोई टॉपिक है जिसमें कम्प्लीटली अननोन है, आपको नॉलेज ही नहीं है, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है क्रिस्पर पे आ गया, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो क्रिस्पर में इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि वो GS से रिलेट करती है और वो ऑप्शनल के अंदर भी आता है। अब दोनों चीज़ों में कवर हो जाता है वो। आपको सिर्फ इतना पता है कि इसका DNA से कुछ लेना देना है, बस ये नहीं पता कि DNA से करते ही गए इसके साथ। तो आप ना इस क्वेश्चन को आंसर, मान लीजिए क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। सबसे पहले तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई भी आपको हिंट नहीं है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा उस क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर वो 10 मार्क्स का है उसको छोड़ दो, टोटली छोड़ दो। अगर वो 15 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, तो फिर आप उसके बारे में कुछ गैस वर्क आप कर सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट गैस वर्क करना है। ठीक है, होशियारी से काम लेना है। जैसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, आपको पता है DNA से कुछ तो लेना देना होता है, तो आप ना सोचना शुरू करिए कि DNA टेक्नोलॉजी से क्या क्या कर सकते हैं। क्या हम इसे कैंसर ठीक कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या ऐसे जेनेटिक डिजीज ठीक कर सकते हैं? तो आपको लगेगा हाँ कर ही सकते होंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको लगेगा कि आप पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो छोड़ो परे। तो इस तरह से कुछ ना जेनरिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको जेनरिक पॉइंट्स अगर आप कुछ लिखेंगे तो शायद आपको 1 मार्क 2 मार्क को मिल जाए। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2-4 मार्क्स मिल ही सकते हैं। एग्जाम तो आपको दे सकता है कुछ, चलो कैंडिडेट ने कुछ तो ट्राई किया लिखने का, लेकिन अगर उसको पूरा खाली छोड़ के आएंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ ऐसे क्रॉस मारेगा, चलता बनेगा आगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी हल्का सा भी आइडिया है आपको, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ट्राई करना चाहिए। अगर आपका जो मेंस है वो 180 मिनट का होता है, तो मेक श्योर कि 180th मिनट तक आप ट्राई कर रहे हो कि हाउ टू मेक दिस, जो आपकी आंसर शीट है उसको बेस्ट कैसे बनाया जाए। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेरी, प्रज्ञा जी, I can't get any of the institutes for zoology optional and I don't know how to approach it. इंस्टीट्यूट्स, अच्छा कोचिंग के लिए कह रहे हैं क्या आप फॉर जोलॉजी ऑप्शनल? तो देखिए जो फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेरे नज़र में हैं जोलॉजी ऑप्शनल के, देखिए मैं किसी इंस्टीट्यूट को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी इंस्टीट्यूट को मैं मतलब कोई डिस्करेज नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, हमने क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं आपको आंसर कर रहा हूँ कि ये एक एवोल्यूशन करके इंस्टीट्यूट है, एवोल्यूशन IAS करके, जो आई थिंक दिल्ली में है। ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ पे लोकेशन है इसकी। तो इसको आप ये इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा, आपको आराम से मिल जाता है, आप गूगल सर्च करना आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये सैपियंस IAS करके शायद आई थिंक ये है, इनका इंस्टीट्यूट भी है। अगर आप चाहें तो इनको आप रेफर कर सकते हैं। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच इट, सिंपल है, गूगल सर्च कीजिए आप, इनका फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा गूगल सर्च पे। तो ये अगर आपको लगता है कोचिंग लेनी चाहिए तो उनका, उसके अलावा और भी छोटे मोटे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ाते हैं, कुछ तो एक मैंने देखा टेलीग्राम पर भी कुछ पढ़ाते हैं,
बट अगर आपको लगता है तो ही आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज आप खुद से तैयारी आप कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस वाज योर लास्ट क्वेरी। तो अब मैं कुछ ना मिसलेनियस चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। तो ये मैंने लास्ट में स्लाइड डाली थी ताकि मैं आप सभी से ये बैठ के बात करूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, डू नॉट पैनिक, स्टे काम। जब भी आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी। आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आएगा। और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्विट क्यों नहीं कर देती, मैं छोड़ देती हूँ, ये सब छोड़ देता हूँ यार, मुझे ना बस अब ज़्यादा मुझे और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ पैनिक मत कीजिए, डू नॉट पैनिक, स्टे काम, अपने माइंड को काम रखिए, ठीक है। और जैसे आप काम हो जाएं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पे काम कीजिए। अपनी प्रॉब्लम जो सॉल्विंग वाली जो है ना, जो दिमाग, उसको उसको तेज-तरार करना, उसको हमेशा प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं देखना। वो प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना, उसको सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सॉरी, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर हार्ड वर्क। देखिए इस एग्जाम में ना आपको बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, आपके घर वाले भी कुछ बोलेंगे, आपके जो आपको पसंद नहीं करते वो भी बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपने आप पे विश्वास करना। लोग बोलेंगे, बाहर के बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे मुझे लगता है कि तेरा एग्जाम हो सकता है, कोई बोलेगा मुझे लगता है तेरा एग्जाम नहीं हो सकता। किसी की बात मत सुनना, ऑलवेज लिसन टू योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो। और आप हार्ड वर्क करना, ठीक है, हार्ड वर्क करना। हार्ड वर्क करने वाले, देखिए यूपीएससी इज नॉट एन एंड गेम। ये नहीं है कि यूपीएससी ही सब कुछ है। अगर आपका यूपीएससी नहीं होगा ना तो स्टेट पीसीएस तो पक्का हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा ना। स्टेट यूपीएससी नहीं होगा, स्टेट पीसीएस हो जाएगा, सीडीएस में सिलेक्शन हो सकती है, सीएपीएफ में सिलेक्शन हो सकती है। आप मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको सक्सेस तो जरूर मिलेगी, ठीक है। मॉनिटर योर प्रोग्रेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, तो उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने एक महीने में क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कुछ क्या चीजें रह गई, किस तरह से आप उन चीजों को और बेहतर तरीके से कर सकते थे, उन सब चीजों को आप मॉनिटर कीजिए, ठीक है। कहाँ मिस्टेक्स रह गई, आप ये जो मंथली एनालिसिस है वो जरूर किया कीजिए। तो इस पे आपको जरूर काम करना है। फिर प्लान एवरीथिंग। जब आप ये चीज एनालाइज कर लेंगे ना, सब कुछ मॉनिटर कर लिया आपने, उसका करना क्या है, मॉनिटर तो कर लिया कि हाँ इसमें ये मिस्टेक होगी, ये मिस्टेक होगी। जब आप अगले महीने का प्लान बनाएंगे तो उसमें उन चीज़ों को रेक्टिफाई करना है, उन चीज़ों को ठीक करना है किसी तरीके से, इन चीज़ों पे काम करना है आपको। फिर डू पीरियोडिक एनालिसिस, ये मैं मॉनिटर वाला बता दिया आपको। मंथली एनालिसिस आपको करनी ही करनी है। अगर वीकली वाली तो बड़ी फ्रिक्वेंट हो जाएगी, कम से कम आप मंथली एनालिसिस जरूर कीजिए। और रेक्टिफाई योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, ये मोरलेस यही पॉइंट था। अपनी स्ट्रेटजी को बदलते चलिए। अब मैंने बनाया था प्लान 6 महीने का, फॉर एग्जाम्पल, कि मैं 6 महीने में ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। अब मैं 2 महीने पे अटक गया, उसके बाद से मैं पढ़ नहीं पाया। तो जो बाकी के 4 महीने वो क्या मैं वेट करता रहूंगा कि वो प्लान खत्म होगा फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करूंगा? नहीं, उस 4 महीने का अलग से प्लान बनाओ ना। रेक्टिफाई योर स्ट्रेटजी, 4 महीने का प्लान बना लो, ठीक है। फिर उसके बाद टेक पीरियोडिक ब्रेक्स, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर 6 दिन के बाद एक आपको दिन आपको ब्रेक चाहिए आपको, ठीक है। उस एक दिन में आप कुछ भी कीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है, आपकी हॉबी है कुछ, उस पर काम कर सकते हैं। कुछ आपको पसंद है, आपको घूमना फिरना पसंद है, वो आप किसी दोस्त से मिलना है वो आप कर सकते हैं, किसी रिलेटिव के घर जाना है वो आप कर सकते हैं। या फिर आप मूवीज देखिए, और मूवीज कौन सी, मोटिवेशनल वाली देखिए, या फिर कोई ऐसी जो साइंस फिक्शन टाइप हो, मतलब वो वाली वीडियो मूवीज देखिए जिनसे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये रोमांटिक मूवीज वगैरह मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ, बट इनमें क्या रहता है, आपका जो माइंड है ना वो किसी और तरफ चलने लगता है। तो उन मूवीज पे उन मूवीज को देखिए या उन डॉक्यूमेंट्रीज को देखिए जिससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़े, जिससे आपका गोल पे जो काम करने का आपका डेडिकेशन है वो आपको बढ़े, है ना, वो वाली मूवीज देखिए आप। तो कट शॉर्ट अननेसेसरी एक्टिविटीज, जो अननेसेसरी एक्टिविटीज है उनको कट शॉर्ट करना है। देखिए ध्यान से पढ़िए, मैंने लिखा है अननेसेसरी, नेसेसरी वाली कट नहीं कर लेना कहीं गलती से, है ना। आपको लगेगा कि यार दोस्त ये मेरा बात करता है, बहुत ज्यादा बात कर रहा है, दोस्त से बात करना बंद कर देंगे। अरे वो नहीं कह रहा मैं। अननेसेसरी मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं है, आप ऐसे ही बैठे हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद नीचे गए लॉबी में, या फिर आप कहीं ड्राइंग रूम में बैठ गए
और वहीं बस ऐसे ही बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, बस ऐसे ही बैठे हो। रेस्ट भी करना जरूरी है, वो मानता हूँ इस चीज़ को, बट रोज रोज रेस्ट नहीं होती ना, है ना। तो उस चीज़ को ध्यान रखना कि अननेसेसरी कोई चीज़ है अगर, तो उसको आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। देन वर्क ऑन एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है? फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कि हमें ना समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा। तो पता लगे कि आपके घर के पास कोई मैरिज का कोई वो है, जो होता है ना कि पैलेस है कोई, वहाँ पे शादी होती रहती है, वहाँ डीजे बजता रहता है, तो आपको आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? आपको साइलेंस ही नहीं मिल रही वहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है उसके लिए? साइलेंस वाला कोई एरिया ढूंढो, वहाँ रूम लेके या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाके आप पढ़ो। तो प्रोडक्टिविटी एनहांस करने पे काम करना पड़ेगा, बाकी एफिशिएंसी पे काम करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल, अब मुझे लगता है कि मुझे नहाने के बाद ना बड़ी एक्टिविटी मैं अच्छा फील करता हूँ, तो मुझे नहा के पढ़ना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को बताओ वो नहाने के बाद नींद आती है उनको, तो आपको फिर मतलब फिर शाम को सोने से पहले नहाना चाहिए, ताकि क्योंकि रात को वैसे सोना ही होता है। तो इस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और एनहांस योर नॉलेज एंड विजडम, लिसन मोर। अपनी नॉलेज और विजडम को एनहांस करना है, अपने से जो बड़े लोग हैं उनके साथ बैठिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, और वर्ल्डली जो ज्ञान है उसके ऊपर भी चर्चा करिए उनसे, और लिसन मोर, ठीक है। जितना आप ज़्यादा सुनेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। आपने कभी कोई डीएम को ऐसे ऑब्जर्व किया कभी कि मान लो कोई ऐसा डीएम हो, वो अपनी ही सुना रहा है, कोई लेबर बंदा उसके पास आया, वो कह रहा है कि मेरे को, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, मेरे को रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला। आप उसको अपनी बात सुना रहे हो, यार तेरा लेबर कार्ड बना हुआ है, वो बना हुआ है, आप उसको अपनी बात सुना रहे हो, बट उसकी बात सुनी नहीं रहे। तो ऐसा तो नहीं होता ना डीएम कोई। तो लिसन मोर, आप सुनिए कि लोगों की क्या इच्छा है, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो लिसन मोर, स्पीक लेस। जितना कम बोलेंगे उतना आपसे मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। देन लिव दी लाइफ यू एस्पायर फॉर। देखो, अब ये मतलब नहीं है कि मतलब आपने ये इमेजिन करना है कि बस अब तो मैं डीएम ही लगा हूँ, मुझे बेड पे चाहिए और सब कुछ वैसे चाहिए। मैं ये चीज़ नहीं कह रहा आपको कि मेरे को पर्क चाहिए, मेरे को बाहर जाने के लिए गाड़ी चाहिए, उस तरह की लाइफ नहीं कह रहा मैं। लिव द लाइफ यू एस्पायर फॉर मतलब डिसिप्लिन। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एक डीएम है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो रात को 3 बजे सोता है और फिर वो अगले दिन दोपहर 12 बजे उठता है? ऐसा डीएम देखा कभी आपने? नहीं देखा ना, तो फिर आप क्यों करते हो वैसे? लिव द लाइफ यू एस्पायर फॉर, ठीक है। जिस लाइफ को आप जीना चाह रहे हैं ना, उस लाइफ को आप जिए, डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ में, ठीक है। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे ना, तो आप चीज़ों को प्लान नहीं कर पाएंगे, आपका सर्कैडियन रिदम भी बिगड़ा रहेगा। तो और आप उन चीज़ों को, जो आपके पास टाइम है, उसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। एक इंसान है वो मान लो सुबह 10 बजे उठता है, और एक इंसान है वो सुबह 4 बजे उठता है, ठीक है। अब इस जो 4 बजे उठा ना, इसने 10 बजे तक तो 6 घंटे पढ़ाई कर भी ली होगी, है कि नहीं? तो 10 बजे उठा है, ऑब्वियसली अब आप ये कहोगे जो 10 बजे उठा है वो रात को 2 बजे सोएगा या 4 बजे सोएगा, जैसा भी करे वो। अगर वो लेट उठ रहा है तो लेट सोएगा भी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कहाँ होती है? सुबह उठने में। 4 बजे मत उठो, मैं ये नहीं कह रहा कि 4 बजे उठना शुरू कर दो, ये भी नहीं कह रहा, पर 6-7 इतना तो चलता ही है ना। 6-7 बजे उठो इतना। अब आप बिल्कुल 8-9-10 बजे मत जाओ, 6-7 काफ़ी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफ़ी लंबी होगी वीडियो जे, और मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था इस वीडियो को बनाने की। एक्चुअली में मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और 3-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा लैपटॉप कुछ सही से काम नहीं कर रहा था, और वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, या फिर वो बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसके लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उन लिंक्स को आप कॉपी कर लेना, और वहाँ टेलीग्राम का जो ऐप है वहाँ पे पेस्ट करके सर्च करना, आपको हमारा मिल जाएगा। देखो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं टेलीग्राम कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम नहीं कह रहा। टेली और इंस्टा में बहुत फर्क होता है। तो ये टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, और जो जूडो प्रोग्राम है उसमें आप आंसर से लिख रहे हैं, आगे भी लिखते रहिए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, है ना? बिल्कुल। और अभी मेंस भी आ रहा है आगे, तो प्री का रिजल्ट भी आने वाला है। मैंने वैसे सुना है कि मे बी 12 जून के आसपास शायद रिजल्ट आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 जून के आसपास रिजल्ट आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल पैनिक नहीं करना है हमें बिल्कुल टेंशन नहीं। जब मर्जी रिजल्ट आए, आराम से आए, हमें उस चीज़ से बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, चाहे वो 12 जून को आए, चाहे वो 15 जून को आए, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और ये जो चीज़ है कि ऑप्शनल की तैयारी करनी है, ये आपको इस साल भी काम आएगी,
और अगले साल भी काम आएगी। तो इस चीज़ को आप करते रहिए। अब स्पेशली मैं उन एस्पिरेंट से कहना चाहूँगा जो रेगुलरली आंसर लिख रहे हैं ना, उनको भी चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपने आंसर्स को आप रेगुलरली लिखते रहिए। मैंने कुछ एस्पिरेंट्स देखे, वो स्टार्टिंग में आंसर्स लिखे थे पर अभी उन्होंने लिखना बंद कर दीजिए। तो प्लीज़ आप गेट बैक कीजिए और स्टार्ट कीजिए दोबारा से आंसर लिखना। और बड़ा बहुत मज़ा आ रहा है इस बार। पिछली बार तो काफ़ी कम एस्पिरेंट्स ने ज्वाइन किया था, बट इस बार काफ़ी आंसर्स आ रहे हैं और काफ़ी प्यार भी मिल रहा है आपसे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।